हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अरे लास्ट क्लास में क्या किया था हम लोगों ने? अरे अब बातचीत बंद करो, तुम लोग लास्ट क्लास में क्या किया था वो बताओ। डाइस नहीं किया था लास्ट क्लास में, हम लोगों ने क्यूब किया था, ठीक है ना। डाइस एंड क्यूब वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने। अच्छा, डाइस भी तो क्यूब ही होता है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्यूब वाले सारे क्वेश्चन हो गए थे ना तुम्हारे? क्या? क्यूब वाले तो सारे क्वेश्चन करवा दिए थे मैंने, यहीं पे करवाए थे सारे के सारे क्वेश्चन। अच्छा, आप लोगों को मैट्रिक्स वाली सीट में लगी क्या? हाँ, मैट्रिक्स वाली सीट नहीं मिली क्या? ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन अपन ना मैट्रिक्स के कर लेते हैं, ठीक है ना। मैट्रिक्स के बाद अपन लोग पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे, जो आपके लिए जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वाली कंडीशन होगी, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स एक दो मैं बना देता हूँ, आपके पास सीट नहीं है तो ठीक है ना, बनी बनाई देगा मैट्रिक्स तो। रुको रुको एक सेकंड। जी जी जी।
देखो सुनो, आपके पास एक टॉपिक है और टॉपिक आपके पास है मैट्रिक्स, ठीक है ना। एसएससी में एक या दो क्वेश्चन आपसे 100% पूछता है, कोई पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि आपसे बोला है एक 5x5 की हमारे पास मैट्रिक्स है, तो ये आपके पास एक 5x5 की मैट्रिक्स हो गई और ये भी आपके पास एक 5x5 की मैट्रिक्स हो गई, ठीक है ना। आपसे बोला है जो पहली आपकी मैट्रिक्स है उसको तो 0 से लेके 4 तक के नंबर दे रखे हैं, रो और कॉलम दोनों को। और जो आपकी सेकंड नंबर की मैट्रिक्स है उसको 5 से लेके 9 नंबर का नंबर दे रखा है, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। मतलब कहने का सीधा सा ये है कि आपके पास यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी, एक तो मिलेगी रो और दूसरी आपके पास मिलेगी कॉलम। अब आपको बताने की नीड नहीं है कि रो क्या होगा और कॉलम क्या होगा, आपको पता है लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट जो आड़े होते हैं वो सारी की सारी क्या होती है, रो होती है। और मान लो टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप ऐसे मान लो खड़े खड़े होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, कॉलम। तो मैं कह सकता हूँ ये सारे के सारे तुम्हारे क्या है, कॉलम, ठीक है ना। ये सारे के सारे तुम्हारे कॉलम हो गए और ये आपकी सारी की सारी क्या हो गई, रो हो गई। तो आपको ये तो पता ही लग गया कि रो हमारे पास क्या होगी और कॉलम हमारे पास क्या होगा। क्लियर है मामला, ठीक है। हमारे पास पूरा क्वेश्चन था कि आपके पास एक 5x5 की मैट्रिक्स है और दो मैट्रिक्स हमें दे रखी है 5x5 और 5x5 की। देखो मत अभी रुक जाओ, ठीक है ना। आपसे बोला है मैट्रिक्स 1 को नंबर दिया है 0 और 4, रो और कॉलम दोनों। मैट्रिक्स सेकंड को भी 5 से लेके 9 और रो और कॉलम दोनों को 5 से लेके 9 तक क्या दिया है, नंबर दिया है, ठीक है ना। अब आपके पास कंडीशन है कि जो मैट्रिक्स पढ़ी जाएगी, देखो ध्यान रखना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये रहेगी कि यहाँ पे मैट्रिक्स के जो पढ़ने की सिचुएशन आपको देगा, वो सिचुएशन हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से देगा, अलग अलग तरीके से देगा। कि मान लो आपसे ये बोलेगा कि मान लो पहले हमें पढ़ना है रो और बाद में पढ़ना है कॉलम। जैसे मान लो हमें नंबर दे दिया है 69, तो 69 में जो पहला 6 है वो तो किसका है, रो का, और जो सेकंड 9 है वो किसका है, कॉलम का। इनको उल्टा पुल्टा भी कर सकता है, ठीक है ना। आपसे कह सकता है कि पहला जो 6 है वो कॉलम का है और बाद वाला जो 9 है वो किसका है, रो का है। लेकिन मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो इस वाले क्वेश्चन में जो पहला 6 आपको लेके नहीं चलना, मतलब जो पहला डिजिट आपको मान के चल रहा है वो तो किसका मान के चल रहा है, रो का। और सेकंड डिजिट आपको किसके मान के चल रहा है, कॉलम का। जैसे मान लो आपके पास 69 है, तो मैं कह सकता हूँ 6 आपके पास रो का हो गया, ये सारे के सारे तुम्हारे पास रो हो गई, और 9 हमारे पास किसका हो गया है, कॉलम का। तो आपको कुछ नहीं करना है, 6 और 9 का कॉमन लेटर चेक करना है। तो मैं कह सकता हूँ 6 और 9 का जो कॉमन लेटर बनेगा वो कौन बनेगा, एस बनेगा। तो मैं कह सकता हूँ 69 का मतलब क्या हो गया, एस हो गया। अरे क्लियर है मामला, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास 13 है, तो मैं कह सकता हूँ 1 तो किसका हो गया है, रो का, और 3 किसका हो गया है, कॉलम का। तो मैं कह सकता हूँ 1 तो रो का हो गया और 3 आपके पास कॉलम का हो गया। तो भैया 1 और 3 आपको कहाँ पे मिलेगा, इस वाली मैट्रिक्स में। 1 आपके पास ये हो गया, 3 आपके पास ये हो गया, 1 और 3 का मतलब क्या हो गया है, ए हो गया है। अरे समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि सबसे पहले रो को लिया जाएगा या फिर सबसे पहले कॉलम को लिया जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्शन में दी जाएगी। अब मैं इस वाले क्वेश्चन के डायरेक्शन की बात करूं तो इस वाले क्वेश्चन का डायरेक्शन तो ये कह रहा है कि सबसे पहले लेना है रो और बाद में हमें क्या लेना है, कॉलम। अब हमसे कोड पूछा है VICJ का। देखो एक चीज ध्यान रखना कि जब भी हम लोग मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन का आंसर हमेशा दिया जाएगा ऑप्शन की सहायता से, ठीक है ना। यदि आप नंबर्स को बनाने की कोशिश करोगे तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ एक लेटर के एक से ज्यादा नंबर बन सकते हैं। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर दोगे तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा किसकी सहायता से देना है, ऑप्शंस की सहायता से देना है। अब ये ऐसे नंबर का क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चंस का आंसर ऑप्शंस की सहायता से कैसे देना है वो सुनो। जैसे मान लो पहला ऑप्शन आपके पास दिया है 20, 12, 17 और 33। तो मैं कह सकता हूँ 20 का मतलब तो क्या होना चाहिए, V, 12 का मतलब होना चाहिए I, 17 का मतलब होना चाहिए C और 33 का मतलब क्या होना चाहिए, G। ऐसे ही इसका मतलब होना चाहिए V, इसका मतलब होना चाहिए C, I, इसका मतलब C और इसका मतलब क्या होना चाहिए, J। जिस ऑप्शन से ये सारी चीजें मैच हो जाएंगी वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अरे समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे हमारे पास सबसे पहला नंबर दिया है 20,
तो मैं कह सकता हूँ 2 तो हो गया है तुम्हारा रो का, और 0 किसका हो गया है, कॉलम का। तो मैं कह सकता हूँ 2 तो हो गया है रो का, और 0 किसका हो गया है, कॉलम का। तो 2 और जी को जो कॉमन नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। अरे 2 का और 0 का जो कॉमन नंबर मिलेगा वो ए मिलेगा, लेकिन 20 का मतलब होना क्या चाहिए, वी, और 20 का मतलब हो क्या गया है, ए। तो मैं कह सकता हूँ पहला ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अरे पहला ऑप्शन हमारा आंसर क्यों नहीं हो सकता, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। सबसे पहले दिया है 33, तो मैं कह सकता हूँ 3 तो हो गया है रो का, और 3 हो गया है कॉलम का। तो 33 का मतलब क्या बनेगा, आर, और 33 का मतलब बनना क्या चाहिए, वी। तो मैं कह सकता हूँ ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगला हमारे पास है 24, तो मैं कह सकता हूँ 2 तो हो गया है रो का, और 4 हो गया है कॉलम का। तो 24 का मतलब क्या बनेगा, जे बनेगा। लेकिन एक बात बताओ 24 का मतलब बनना क्या चाहिए, वी। तो मैं कह सकता हूँ भैया ये क्वेश्चन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता, समझ में आ गया, ठीक है। अगला आपके पास दिया है 66, तो मैं आपसे, क्या हो गलत लिख दिया क्या मैंने, एक सेकंड एक बार पढ़, डायरेक्शन पढ़ ही लेता हूँ मैं कि पहले क्या लिया गया है। गलत है, 20, 12, 17, 33, 33, 44, 86, 22, 24, 31, 69, 40, और आपके पास दिया है 66, 11, 85, 30, 20, 2 और 0 का मतलब गलत लिख दिया मैंने। यही आएगा 0, 1, 2, 3, 4, ये गलत बना दिया, इधर की साइड पे लिख दिया था मैंने 0, 4। अच्छा अब देखो, ठीक है ना, पहले गलत लिख दिया था। जैसे मान लो आपके पास दिया है 20, ठीक है ना, 20 का मतलब क्या होना चाहिए, वी होना चाहिए। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ 2 तो लेना है हमें रो का, और 0 लेना है कॉलम का। तो 20 का मतलब क्या बन गया है, वी, और 20 का मतलब चाहिए भी क्या, वी चाहिए, ठीक है ना। अभी सेकंड ऑप्शन की तरफ नहीं चलेंगे हम लोग, सबसे पहले पहला ही ऑप्शन चेक करेंगे। उसके बाद दिया है हमें 12, तो मैं कह सकता हूँ 1 तो हो गया है रो का, और 2 हो गया है कॉलम का। तो 1 और 2 का मतलब क्या हो गया है, आई, और हमें 1 और 2 का मतलब चाहिए भी क्या, आई। उसके बाद दिया है 77, तो मैं कह सकता हूँ 7 तो हो गया है रो का, और 7 हो गया है कॉलम का। तो 77 का कॉमन लेटर कौन होगा, सी। तो मैं कह सकता हूँ इसका मतलब क्या चाहिए, सी चाहिए। उसके बाद है 33, तो मैं कह सकता हूँ 3 तो हो गया है तुम्हारा रो का, और 3 तुम्हारा किसका हो गया है, कॉलम का। और आपको पता है 33 का मतलब क्या है, जे, और 33 का मतलब जाइए क्या, जी। तो मैं कह सकता हूँ पहला ही ऑप्शन तुम्हारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। और जब पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर हो गया तो हमें आगे चेक करने की नीड नहीं है। अब गलत कैसे होगा वो देखो एक बार। जैसे आपके पास मान लो 33 है, तो एक बार बताओ 3 तो तुम्हारे पास किसका हो गया है, रो का हो गया, और 3 आपके पास किसका हो गया है, कॉलम का। तो 33 का जो कॉमन नंबर बनेगा वो कौन बनेगा,
जे बनेगा, लेकिन आपको पता है यहाँ पे 33 का नंबर होना क्या चाहिए, वी। तो ये ऑप्शन तुम्हारा कैंसिल हो गया। ऐसे ही जाके आगे सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर नहीं आ सकते, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में नन ऑफ दीज ऑप्शन ही दिया जाएगा आपको। ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ आपको चार ही ऑप्शन दिए जाएंगे, चार में से कोई एक तो तुम्हारा डेफिनेट सही हो जाएगा, बाकी सारी कंडीशन डेफिनेट कैसी हो जाएंगी, गलत हो जाएगी। अरे क्लियर है मामला, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो मैं एक नंबर दे रहा हूँ, उसका मुझे बना के बताना कि आंसर हमारे पास क्या जाएगा, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन आपसे पूछा है ना, वो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है टोनी का, TONI, TONI, ठीक है ना। पहला ऑप्शन लिख देता हूं मैं, 55, 56, 58, 59। सेकंड है 33, 44। सेकंड आपके पास है 59, 56, 85, 76। थर्ड हमारे पास है 96, 75, 79, 88। फोर्थ हमारे पास है 78, 67, 66। हाँ जी, चेक करना जरा एक बार, टोनी का कोड क्या बनेगा, निकाल के बताओ। अरे आ गया होगा आंसर। अच्छा, जैसे आपके पास सबसे पहले दिया है 55, तो मैं कह सकता हूँ 5 तो तुम्हारा रो का है, और बाद वाला 5 आपका कॉलम का है, तो 55 का मतलब क्या होना चाहिए, सी। लेकिन आपसे पूछा 55 का मतलब बनना क्या चाहिए, टी। हो रहा है सी, आना चाहिए टी, तो पहला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगला आपके पास है 59, तो 5 तो तुम्हारे पास रो का हो गया, 9 आपके पास कॉलम का हो गया, तो 59 का मतलब बन के आ रहा है टी। लेकिन 59 का मतलब होना क्या चाहिए, टी, तो मैं कह सकता हूँ कंडीशन तो सही है। अगला आपके पास है 56, तो 5 तो तुम्हारे पास रो का और 6 आपके पास कॉलम का, तो 56 का मतलब क्या हो गया है, ओ, और बनना भी क्या चाहिए, ओ बनना चाहिए। अभी तक तो सही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद है 85, तो मैं कह सकता हूँ 8 तो आपका रो का और 5 आपके पास कॉलम का, तो 85 का मतलब क्या हो गया, एन, और 85 का मतलब होना भी क्या चाहिए, एन, मतलब आंसर सेकंड नंबर का हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है लास्ट वाले गलत हो जाए। अगला आपके पास है 76, तो 7 तो तुम्हारा किसका हो गया है, रो का, और 6 आपके पास किसका है, कॉलम का, तो 76 का मतलब है क्या, एस। लेकिन 76 का मतलब होना क्या चाहिए, आई। ये लो, एन मौके पे जाके क्या हो गया, गलत हो गया। अगला आपके पास है 96, तो 9 तो आपके पास रो का, 6 आपके पास कॉलम का, तो 96 का कॉमन लेटर कौन है, टी। और भैया बनना भी क्या चाहिए, टी बनना चाहिए। पहला आंसर हो सकता है हमारा, ठीक है ना। 75, तो 7 तुम्हारे पास रो का, 5 आपके पास कॉलम का, तो 75 का मतलब क्या हो गया है, ओ। तो भैया 75 का मतलब होना भी क्या चाहिए, ओ। अगला आपके पास है 79, तो 7 आपके पास रो का, 9 आपके पास कॉलम का, तो 79 का मतलब क्या हो गया है, एन, तो 79 का मतलब होना भी क्या चाहिए, एन। लास्ट में दिया है 88, तो मैं कह सकता हूँ 8 तो रो का और 8 कॉलम का, 88 का मतलब क्या हो गया है, एस। लेकिन 88 का मतलब बनना क्या चाहिए, आई, तो मैं कह सकता हूँ ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर ले देंगे कौन से नंबर का जाएगा, 4 नंबर का, एक बार चेक कर लेते हैं। 78, तो 7 तो तुम्हारा रो का हो गया, 8 आपके पास कॉलम का हो गया, तो 78 का मतलब क्या हो गया है, टी। उसके बाद है 67,
तो 6 तो आपके पास रो का हो गया, 7 आपके पास कॉलम का हो गया, तो 67 का मतलब क्या हो गया है रो। उसके बाद है 66, 6 आपके पास रो का हो गया, 6 आपके पास कॉलम का हो गया, तो 66 का मतलब क्या हो गया है एन। और लास्ट में दिया है 21, तो 2 तो आपके पास रो का और 1 आपके पास कॉलम का, तो 21 का मतलब क्या हो गया है आई। जिस ऑप्शन में हमें ये सारी चीजें दे रखी हैं वही ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। ये आंसर कैसे बना, समझ में आया या फिर नहीं आया? ये कंडीशन क्लियर है आप लोगों की? ठीक है। अब मुझे बताओ मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन यदि आपके पास आएगा तो क्वेश्चन का आंसर दे लोगे? चलो मैं एक दूसरी मैट्रिक्स बना रहा हूँ, ठीक है ना, उसमें आप लोग चेक करके बताओ कि आपके पास कंडीशन सही बनेगी या फिर गलत बनेगी, ठीक है। चलो सीट भी आ गई आप लोगों के पास, अब तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मिनट। अच्छा देखो भैया सुनो, पहला क्वेश्चन मैंने BICAJ करवा दिया आप लोगों को, सेकंड मैंने टॉनी करवा दिया, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन छोड़ो आप लोग, ठीक है ना, रोना को छोड़ो। फोर्थ नंबर पे आ जाओ। फोर्थ नंबर पे आप देखो ध्यान रखना। अरे सुनो, फोर्थ नंबर में अब आपको नंबर से और लेटर बनाने हैं। देखो अभी जो कंडीशन हमने सॉल्व की है ना वो किससे सी है, लेटर से क्या चेक किया था, सॉरी नंबर से क्या चेक किया था, लेटर चेक किया था, ठीक है ना। अब कंडीशन आपके पास उल्टी हो गई। अब देखो उल्टी कैसे हो गई एक बार देख लो। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। आपके पास दिया है 34, 59, 10 और 76, ठीक है ना। ए नंबर का ऑप्शन, ए नंबर के ऑप्शन में है VSR और N। उसके बाद है बी नंबर का ऑप्शन, बी नंबर का ऑप्शन है IRJB, IRJV। सी नंबर का ऑप्शन आपके पास है ITAS, ITAS। और डी नंबर का ऑप्शन आपके पास है VTCS, ठीक है ना, VTCS। अब देखो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे अगेन ऑप्शन की सहायता लेनी है। देखो यदि ऑप्शन की सहायता की बात करूं तो यहाँ पे दिया है 34। अब डायरेक्टली मैट्रिक्स देखो आप लोग, यहाँ पे 34, 3 तो तुम्हारे पास रो का हो गया, 4 आपके पास कॉलम का हो गया, तो 34 का मतलब क्या हो गया है आई। तो मैं कह सकता हूँ 34 का मतलब यदि आई आ गया तो मैं कह सकता हूँ ये तुम्हारा आंसर नहीं हो सकता और डी भी तुम्हारा आंसर नहीं हो सकता। अरे ए और डी कैसे कैंसिल हो गए, समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है। उसके बाद नंबर दिया है 59, तो 5 तो आपके पास हो गया है रो का, 9 आपके पास हो गया है कॉलम का, तो 59 का मतलब क्या बनेगा टी। तो मैं कह सकता हूँ 59 का मतलब टी बनेगा, तो बी भी तुम्हारा आंसर कैंसिल हो गया। तो एक बात बताओ लेते कि आपके पास बचा कौन, सी। जिस ऑप्शन में सी दिया जाएगा वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई भी ऑप्शन चेक करने की नीड आपको नहीं है। अरे इस पैटर्न का क्वेश्चन आपके पास आएगा तो कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो एक क्वेश्चन करके बताओ मुझे। आपके पास क्वेश्चन दिया है 17 से लेके 20, 17 से लेके 20 नंबर का। 17 नंबर से लेके और 20 नंबर का चेक करो आप लोग, 17 से लेके 20 क्या कहना चाह रहा है। चारों क्वेश्चंस के आंसर दो। सबसे पहला काम, अरे ऐसे ही सॉल्व करना स्टार्ट मत करो, सबसे पहला आप ये देखो कि पहले रो लिया गया है पहले कॉलम लिया गया है। गलत हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के, ठीक है ना। सबसे पहले ये देखो कि सबसे पहले रो लिया गया है या फिर सबसे पहले कॉलम लिया गया है, इसकी जानकारी देगा डायरेक्शन। 17 से लेके 20, पहले यहाँ पे रो लिया गया है, बाद में क्या लिया गया है, कॉलम लिया गया है, ठीक है ना। कंडीशन आपके पास सेम वही है। पहले डायरेक्शन पढ़ो, डायरेक्शन आपको जानकारी देगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना आप लोग।
हाँ, अच्छा आगे 33 मतलब एक पेज। कोई दिक्कत नहीं, इतने क्वेश्चन सभी सी है। सेवनटीन का आंसर आ गया, 17 का आंसर, सबका आंसर बी। ठीक है, 18 का आंसर आ गया, 18, 4 नंबर डी। ठीक है, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे ना, फ्री के नंबर आते हैं, ठीक है ना, कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत आपको है नहीं। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपसे 100% पूछेगा, आराम से आप इन क्वेश्चन के आंसर दे देना। अरे खत्म करें इसको, अरे क्लियर है ना, खत्म करते हैं इसको, ठीक है ना, चलो। अब देखो भैया सुनो, अब आपकी रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, और आपकी रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन। जो स्टूडेंट बैंक की तैयारी कर रहा है ना, मैं उसको बता देता हूँ, जो स्टूडेंट बैंक की तैयारी कर रहा है उसके लिए पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक में प्री में 35 क्वेश्चन आएंगे, और 35 क्वेश्चन में से लगभग 15 से लेके 16 17 क्वेश्चन सिर्फ किसके पूछेगा, पजल वाले पोर्शन के पूछेगा, ठीक है ना। तो आपको समझ जाना है, यदि आपको रीजनिंग पास करनी है तो रीजनिंग में पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बनेगा, ठीक है। लास्ट के 5 मिनट में बात करते हैं आपके क्वेश्चन के बारे में, लास्ट के 5 मिनट में बात करेंगे, ठीक है। क्लियर है मामला यहाँ तक का, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि पजल क्या होगा और सिटिंग अरेंजमेंट क्या होगा। आपने ऐसे क्वेश्चन काफी बार देखे होंगे, ABCD EF G and H टोटल 8 पर्सन है, जो एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं, और सारे के सारे पर्सन के फेस हमें सेंटर की साइड दे रखे हैं। ए से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, इस तरीके से आपको लैंग्वेज दी जाती है। आपको एक लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके बाद फिर आपसे उससे 2 3 4 क्वेश्चन हम लोगों से पूछेगा, मतलब हमें सबसे पहले क्या करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमसे 2 4 क्वेश्चन पूछेगा, और हमें 2 4 क्वेश्चन के क्या देने हैं, आंसर। तो सबसे पहले तो आप ये समझो पजल होता क्या है। देखो पजल को हिंदी में कह सकते हैं पहेली, और यहाँ पे वो वाली पहेली नहीं पूछी जाती कि तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, बताओ कितने तीतर हो गए, ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते। कितने हो गए, 5, 5 हो गए ना, तीतर के आगे 2 हो गए, तीतर के पीछे 2 हो गए, एक बीच में हो गया, तो 5 हो गए तीतर। अच्छा 3 ही तीतर है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछे जाते हैं। आपको सबसे पहले समझो पजल में देगा क्या। देखो पजल का मतलब सीधा सा हम ये कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ अस्त व्यस्त इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी, हमें उन अस्त व्यस्त इन्फॉर्मेशन को एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। जब आप उन अस्त व्यस्त इन्फॉर्मेशन को एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज कर लोगे, उसके बाद फिर एग्जामिनर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, और हमें उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें कुछ अस्त व्यस्त इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी, उन अस्त व्यस्त इन्फॉर्मेशन को हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। जब आप उन सारी इंफॉर्मेशंस को एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज कर लोगे, उसके बाद फिर एग्जामिनर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, और हमें उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्लियर है मामला, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो पजल है वो कितने टाइप की आप लोगों से पूछी जा सकती है, सिटिंग अरेंजमेंट कितने टाइप के आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
किस तरीके के क्वेश्चन को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, इन सारी चीजों के बारे में एक बार बातचीत करना स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। अरे यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो बात करते हैं आगे। सबसे पहले पजल के बारे में, ठीक है ना। देखो सबसे पहले यदि मैं पजल की बात करूं तो आपको पता है पजल काफी सारे तरीके की पूछी जा सकती है। पजल काफी सारे तरीके की कैसे? जैसे मान लो आपके पास पहला जो टाइप बनता है वो बनेगा क्लासिफिकेशन बेस्ड। दूसरा कंपैरिजन बेस्ड। तीसरा आपके पास सीक्वेंशियल बेस्ड। ईयर बेस्ड। फ्लोर बेस्ड। फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड। देखो भाई सुनो, यदि मैं पजल्स की बात करूं तो पजल के काफी सारे पैटर्न आप लोगों के पास बनते हैं, लिखना बंद कर दो आप लोग एक बार, ठीक है ना। जैसे आपके पास कुछ टाइप हैं, जैसे क्लासिफिकेशन बेस्ड हो गया, कंपैरिजन। हालांकि कंपैरिजन तो मैं आपको करवा चुका हूँ जब हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला पोर्शन खत्म किया था। तो मैंने वहां पे हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से, इनके हिसाब से कंपैरिजन करवाया था, ठीक है। वही कंडीशन तुम्हारी किस में चलेगी? कंपैरिजन बेस्ड में चलेगी। तीसरा है सिक्वेंशियल बेस्ड, जहां पे हमें प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस बनाना होगा। चौथा आपके पास है ईयर बेस्ड। पांचवा है फ्लोर बेस्ड। छठवा है फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड। सातवा है बॉक्स या फिर स्टेक बेस्ड पजल। अगला है फैमिली बेस्ड पजल। अगला है नंबर बेस्ड पजल और लास्ट हमारे पास है मिक्स्ड पजल, ठीक है। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है और अराउंड ऑफ 10 क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से पजल वाले पोर्शन से 100% पूछेगा। तो सबसे पहला आप ये देखो कि पजल को करने का तरीका क्या है। देखो जब भी आप किसी भी पजल को सॉल्व करोगे ना तो एक चीज ध्यान रखना, हम किसी भी सिचुएशन में पजल वाले क्वेश्चन को रटने की कोशिश नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पता है 1000, 2000, 10,000 कितनी पजल याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो याद करने का सिस्टम हमारे पास नहीं है। यहाँ पे सारी चीजें किसके हिसाब से चलेंगी? कंसेप्ट के हिसाब से चलेंगी। जब भी आप पजल सॉल्व करोगे तो आप तुक्का लगाने की कोशिश करोगे कि यहाँ पे इसको बैठा के देख ले, यहाँ पे इसको बैठा के देख ले। ध्यान रखना, तुक्का लगा के क्वेश्चन का कभी भी आंसर नहीं दिया जा सकता, ठीक है। हमें हमेशा चीजें किसके हिसाब से लेके चलनी है? कंसेप्ट के हिसाब से लेके चलनी है। जब मैं किसी भी पजल की बात करूंगा ना तो पजल में आपको हमेशा 3 टाइप की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। मैं किसी भी पजल की बात करूं, चाहे वो क्लासिफिकेशन हो, चाहे वो कंपैरिजन हो, किसी भी पजल में हमेशा 3 टाइप की इंफॉर्मेशन दी जाती है। एक इंफॉर्मेशन तो आपको दी जाती है फिक्स्ड इंफॉर्मेशन। फिक्स्ड इंफॉर्मेशन क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। सेकंड आपको दी जाएंगी रेस्ट्रिक्शन वाली इंफॉर्मेशन। रेस्ट्रिक्शन वाली इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। और तीसरी जो इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी वो जाएगी रिजर्व वाली इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तीसरी आपके पास कौन सी मिलेगी? रिजर्व इंफॉर्मेशन। अब सबसे पहले आप ये समझो फिक्स इंफॉर्मेशन क्या होगा, उसके बाद रेस्ट्रिक्शन वाली इंफॉर्मेशन क्या होगी, उसके बाद रिजर्व वाली इंफॉर्मेशन क्या होगी। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा ABCDEFG और H, टोटल 8 पर्सन है जो 8 अलग अलग बैंक में काम करते हैं, ठीक है ना। हमें 8 अलग अलग बैंक की क्या दे देगा? नाम दे देगा, ठीक है। उसके बाद बोलेगा उन 8 पर्सन को 8-8 कलर पसंद है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि भैया हमें 8 तो पर्सन दे रखे हैं, 8 हमारे पास उनके बैंक के नाम दे रखे हैं और 8 ही हमारे पास क्या दे रखे हैं? कलर। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या देगा? मैंने पहले ही कहा था अस्त व्यस्त इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। हमें उन अस्त व्यस्त इन्फॉर्मेशन को एक प्रॉपर सीक्वेंस में क्या करना है? अरेंज करना है। मतलब हमें पर्सन के सामने उसका एग्जैक्ट बैंक
और बैंक के सामने हमें उसका एग्जैक्ट कलर क्या करना है, फिक्स करना है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो भैया जैसे मान लो हमारे पास एग्जाम्पल लिया है, फिक्स नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या लिया कि हमारे पास टोटल 8 पर्सन दे दिए, हमसे बोल दिया है 8 अलग-अलग बैंक में काम करते हैं, बैंक दे दी एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई, इस तरीके से हमें 8 क्या दे दी, बैंक दे दी। उसके बाद बोला है 8 अलग-अलग कलर पसंद है, रेड, ब्लू, ग्रीन, इस तरीके से क्या दे देगा, कलर। तो हमें क्वेश्चन में करना क्या होगा कि हमें पर्सन के सामने उसका एग्जैक्ट बैंक और बैंक के सामने हमें उसका एग्जैक्ट कलर क्या करना है, फिक्स करना है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो भैया अब आपको 3 तरीके की इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक तो मिलेगी फिक्स इंफॉर्मेशन, मान लो आपसे कह दिया है बी एसबीआई में काम करता है, तो बी के सामने क्या फिक्स हो गया, एसबीआई फिक्स हो गया। मान लो आपसे कह दिया है एफ को रेड कलर पसंद है, तो एफ के सामने क्या फिक्स हो गया, रेड कलर फिक्स हो गया। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कैसी हो गई, फिक्स इंफॉर्मेशन हो गई। सेकंड आपके पास है रेस्ट्रिक्शन वाली इंफॉर्मेशन। रेस्ट्रिक्शन वाली इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, आपसे बोल दिया डी एचडीएफसी में काम नहीं करता है, तो बताओ डी के सामने कौन सा बैंक नहीं आ सकता, एचडीएफसी बैंक नहीं आ सकता। मान लो आपसे कह दिया है सी को ब्लू कलर पसंद नहीं है, तो सी के सामने कौन सा कलर नहीं आ सकता, ब्लू कलर नहीं आ सकता। तो मैं कह सकता हूँ जितनी भी रेस्ट्रिक्शन वाली इंफॉर्मेशन होगी वो रेस्ट्रिक्शन में चली जाएगी। तीसरी आपके पास है रिजर्व इंफॉर्मेशन। रिजर्व इंफॉर्मेशन का मतलब है जिनका रेस्ट्रिक्शन और फिक्स से कोई भी रिलेशन नहीं होगा। मान लो आपसे बोलेगा जिसको ब्लैक कलर पसंद है वह आईसीआईसीआई बैंक में काम करता है। देखो इन्फॉर्मेशन क्या दी है, जिसको ब्लैक कलर पसंद है वो कौन सी बैंक में काम करेगा, आईसीआईसीआई में काम करेगा। अब ऐसी सिचुएशन में हमें ये भी नहीं पता कि ब्लैक कलर पसंद किसको है, और ऐसी सिचुएशन में हमें ये भी नहीं पता कि आईसीआईसीआई में काम कौन कर रहा है। तो भैया ये इन्फॉर्मेशन ना तो किसी पर्सन के सामने रखी जा सकती है और ना ही ये इन्फॉर्मेशन किसी कलर के सामने रखी जा सकती है, ना इन्फॉर्मेशन किसी बैंक के सामने रखी जा सकती है, जब तक हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं देगा कि भैया आईसीआईसी में काम कौन करता है, या फिर हमें ये नहीं बताएगा कि ब्लू कलर पसंद किसको है, तब तक किसी पर्सन के सामने इस इन्फॉर्मेशन को रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते। तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी अलग से नोट डाउन की जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जितनी भी फिक्स इन्फॉर्मेशन है वो फिक्स के सामने, रेस्ट्रिक्शन वाली इन्फॉर्मेशन रेस्ट्रिक्शन के सामने, और रिजर्व वाली इन्फॉर्मेशन आपकी रिजर्व के सामने। जैसे एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ मैं, ठीक है ना। आपके पास क्वेश्चन है ए से लेके एच तक, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, टोटल कितने पर्सन है, 8 पर्सन है। आपसे बोला 8 अलग-अलग बैंक, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, 3 और 3 6, ये 8 अलग-अलग बैंक में क्या करेंगे काम, ध्यान रखना। पर्सन के नाम ए बी सी डी ई एफ जी एच है और बैंक के नाम आपके पास क्या हो गए, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। और आपसे बोला है इनको अलग-अलग कलर पसंद है। कलर मान लो दे रखे हैं ब्लैक, ब्लैक के बाद मान लो दिया है ग्रीन, ग्रीन के बाद मान लो एक कलर दे दिया है पर्पल, पर्पल के बाद मान लो दे दिया है येलो, येलो के बाद दे दिया है रेड, रेड के बाद दे दिया है ब्लू। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक और दे दिया है आपके पास वॉयलेट, और वॉयलेट के बाद दे दिया है ऑरेंज, ठीक है ना। लेकिन इनका सीक्वेंस सेम नहीं है, ठीक है ना। आपके पास क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी वो सुनो। 8 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी एन एच, 8 अलग-अलग बैंक पी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू में काम करते हैं। इनमें से प्रत्येक पर्सन को अलग-अलग कलर पसंद है, ब्लैक से लेके ऑरेंज तक, लेकिन इनका सीक्वेंस सेम हो ये जरूरी नहीं है। बोलो ऐसे मत कर देना, ए के सामने पी फिक्स कर दो और पी के सामने ब्लैक फिक्स कर दो, सीक्वेंस के हिसाब से एडजस्ट कर दो, लो खत्म ही होगी कहानी, ठीक है ना। इस तरीके से मामला नहीं है, हमारे पास मना किया है कि इनका सीक्वेंस कैसा नहीं होगा, सेम नहीं होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, 8 ही तो हमारे पास पर्सन हो गए, 8 ही हमारे पास बैंक हो गए, और 8 ही हमारे पास क्या हो गए, कलर हो गए। जब भी आपके पास ऐसी कोई भी कंडीशन दी जाए तो हम सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं पर्सन्स को, ठीक है ना। पर्सन हमारे पास कितने हैं तो सबसे पहले आप किसको लिखोगे, पर्सन्स को लिखोगे। पर्सन हमारे पास 8 है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। अब एक चीज ध्यान रखना, एक इन्फॉर्मेशन तो लिखी जाएगी पर्सन से आगे, एक इन्फॉर्मेशन लिखी जाएगी पर्सन से पीछे, लेकिन आगे की साइड कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी और पीछे की साइड कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी वो भी देखो। ध्यान रखना, जितनी भी फिक्स इन्फॉर्मेशन होगी वो हमेशा लिखी जाएंगी आगे की साइड। फिक्स इन्फॉर्मेशन कैसे, मान लो कह दिया है ए को ब्लैक कलर पसंद है, तो ए के सामने कौन फिक्स हो गया, ब्लैक फिक्स हो गया। मान लो कह दिया है ई बैंक आर में काम करता है, तो ई के सामने कौन फिक्स हो गया, आर फिक्स हो गया। जितनी भी फिक्स इन्फॉर्मेशन होंगी वो सारी की सारी हमेशा आगे की साइड लिखी जाएंगी, जितनी भी रेस्ट्रिक्शन वाली इंफॉर्मेशन होगी वो हमेशा पीछे की साइड लिखी जाएंगी। जैसे मान लो आपसे बोला है बी को रेड कलर पसंद नहीं है, तो बताओ बी के सामने कौन सा कलर नहीं आएगा,
रेड कलर नहीं आएगा। मान लो आपसे कह दिया है एफ बैंक आर में काम नहीं करता, तो एफ के सामने कौन सा बैंक नहीं आ सकता, आर। तो जितनी भी फिक्स इंफॉर्मेशन है वो लिखी जाएंगी हमेशा आगे की साइड, जितनी भी रेस्ट्रिक्शन वाली इंफॉर्मेशन है वो हमेशा लिखी जाएंगी पीछे की साइड। मान लो आपसे कह दिया है जिसको वॉयलेट कलर पसंद है वो डब्लू बैंक में काम करता है, तो एक बात बताओ वॉयलेट किसको पसंद है, कुछ पता है क्या? नहीं पता। डब्लू कौन सी बैंक में काम, सॉरी, डब्लू बैंक में कौन काम कर रहा है, कुछ पता है क्या? नहीं। इसका ना तो फिक्स से कोई रिलेशन है, इसका ना ही रेस्ट्रिक्शन से कोई रिलेशन है, तो ये कंडीशन लिखी जाएगी हमेशा रिजर्व में अलग से एक कोने में बैठा दोगी। अरे क्लियर है मामला, कोई दिक्कत वाली बात? अब एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी आप किसी भी पजल को सॉल्व करोगे ना, तो भैया दुनियादारी की बातों को साइड में रखना पड़ेगा। आपके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, रात को किसके साथ लड़ाई हुई, किसके साथ झगड़ा हुआ, ठीक है ना, वो सारी बातें आपको दिमाग में से बाहर निकाल देनी है। यदि आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाह रहे हो तो सीधी सी बात है, आपका दिमाग 100% कॉन्सेंट्रेशन में होना चाहिए। यदि आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेशन में नहीं है तो ध्यान रखना, ये ऐसे क्वेश्चन है कि यदि हो गए तो आपको एक साथ 4 या 5 नंबर देके जाएंगे, और यदि ये क्वेश्चन आपका नहीं हुआ, गलत हो गया, तो आपके पांचों के पांचों क्वेश्चंस कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में बी केयरफुल। यदि क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 100% एक्यूरेसी के साथ ही करना पड़ेगा। यदि एक भी पर्सन का सीक्वेंस आपका उल्टा पुल्टा हो गया तो ध्यान रखना पांचों की पांचों क्वेश्चन ही आप लोगों के कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में ये नहीं हो सकता कि सर आधा क्वेश्चन कर ले तो दो तो सॉल्व हो ही जाएंगे, नहीं। आपको क्वेश्चन हमेशा कैसा सॉल्व करना है, पूरा ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। किसी भी कंडीशन में आधे क्वेश्चन से 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा सकता है। अरे क्लियर है मामला, कोई दिक्कत वाली बात? अब सुनो भैया, हमें ध्यान रखना है टाइमिंग का भी। आप लोग क्या करोगे, एक क्वेश्चन में 10 मिनट का टाइम लगाओगे। आपको पता है टाइम ही टोटल पूरे पेपर को करने के लिए 20 मिनट का मिलेगा। तो आपको पता है 20 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, हमें 20 मिनट में 35 क्वेश्चन सॉल्व करने। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमें थोड़ा सा ध्यान स्पीड का भी रखना पड़ेगा। जब तक आप स्पीड पर फोकस नहीं करोगे तो भैया मामला किसी भी कंडीशन में सेटलमेंट में नहीं आएगा। और पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में यदि मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड तभी आएगी जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। अरे क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? अब सुनो ध्यान से, आपका क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। मान लो आपके पास कंडीशन थी ए बी सी डी ई एफ जी और एच, टोटल 8 पर्सन है जो 8 फलाने फलाने बैंक में काम करते हैं और इनको फलाने फलाने 8 क्या कलर है, पसंद है, ठीक है ना। यहाँ तक तो मामला हमारा हो ही गया था। मान लो सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमारे पास है ए बैंक आर में काम करता है लेकिन रेड कलर पसंद नहीं है। तो एक बात तो ए कौन सी बैंक में काम करेगा, आर में। तो मैं कह सकता हूँ ए के सामने फिक्स कौन सी बैंक हो गई, आर। लेकिन आपसे बोला है ए कौन सा कलर पसंद नहीं करता है, रेड। तो मैं कह सकता हूँ ए के सामने आर बैंक तो फिक्स हो गई और ए के सामने रेड का क्या हो गया है, रेस्ट्रिक्शन हो गया है। तो रेस्ट्रिक्शन वाली इंफॉर्मेशन मैंने लिख दी पीछे की साइड और फिक्स वाली इंफॉर्मेशन कहाँ पे लिख दी है, आगे की साइड। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। अगली कंडीशन है कि जो बैंक डब्ल्यू में काम करता है उसको ब्लैक कलर पसंद है। अब एक बात बताओ, डब्ल्यू में कौन काम करता है, कुछ पता है क्या? नहीं पता। ब्लैक कलर किसको पसंद है, कुछ पता है क्या? नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन लिखी जाएगी हमेशा अलग से कि जो बैंक डब्ल्यू में काम करता है उसके सामने कौन सा कलर फिक्स होगा, ब्लैक कलर फिक्स होगा। क्लियर है मामला? लेकिन आपसे बोला है जो बैंक डब्ल्यू में काम करता है उसको ब्लैक कलर पसंद है लेकिन सी बैंक डब्ल्यू में काम नहीं करता है। तो एक बार बताओ सी के सामने कौन से बैंक का रेस्ट्रिक्शन हो गया है, डब्ल्यू का। तो मैं कह सकता हूँ सी के सामने डब्ल्यू बैंक नहीं आ सकता। अब आपको पता है सी के सामने यदि डब्ल्यू बैंक नहीं आ सकता तो मैं कह सकता हूँ सी के सामने ब्लैक कलर भी नहीं आ सकता, क्योंकि आपको पता है जहां पे डब्ल्यू आएगा उसके सामने कौन आएगा, ब्लैक कलर आएगा। तो मैं कह सकता हूँ सी के सामने एक तो डब्ल्यू का रेस्ट्रिक्शन हो गया और डब्ल्यू के साथ साथ ब्लैक कलर का भी सी के सामने से रेस्ट्रिक्शन हो चुका है। यहाँ तक का मामला क्लियर है आप लोगों का? ठीक है। अगली कंडीशन दे रखी है कि बी को येलो कलर पसंद है और बैंक आर में काम, सॉरी, बी को येलो कलर पसंद है और बैंक पी में काम करता है। तो मैं कह सकता हूँ बी के सामने कौन सा कलर फिक्स हो जाएगा, येलो, ठीक है ना। बी के सामने येलो फिक्स हो जाएगा और कौन सी बैंक में काम करेगा, पी में काम करेगा। क्लियर है मामला? ठीक है। अगला मामला आपके पास दिया है डी बैंक वी में काम करता है और जी को पर्पल कलर पसंद है। अब एक बात तो जो डी है ना वो कौन सी बैंक में काम करेगा, वी में काम करेगा। और आपके पास कंडीशन है कि जी को कौन सा कलर पसंद होगा, पर्पल कलर पसंद होगा, ठीक है ना। जी के सामने कौन सा कलर फिक्स हो गया है, पर्पल कलर फिक्स हो गया है। अगली कंडीशन है कि जो बैंक यू में काम करता है उसको ब्लू कलर पसंद है। अब एक बात तो यू में जो काम करेगा उसको कौन सा कलर पसंद है, ब्लू। लेकिन यू में कौन काम करेगा कुछ पता है क्या? नहीं।
लेकिन मुझे ये पता है कि जो यू में काम करेगा उसको कौन सा कलर पसंद होगा, ब्लू कलर पसंद होगा। अरे क्लियर है। लेकिन आपसे बोला है एच को ब्लू कलर पसंद नहीं है, तो एच को यदि ब्लू कलर पसंद नहीं है तो मैं कह सकता हूँ एच कौन सी बैंक में काम नहीं करेगा, यू में भी काम नहीं करेगा। तो मैं कह सकता हूँ एच के सामने किसका रेस्ट्रिक्शन हो गया है, ब्लैक कलर का रेस्ट्रिक्शन इसने दे दिया है। अब मुझे बताओ यहां तक कोई समस्या है किसी को, यहां तक का मामला क्लियर? क्या हुआ? अच्छा ब्लू था, ठीक है ना। ये लो एच के सामने कौन सा कलर नहीं आएगा, ब्लू कलर नहीं आएगा। अब मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, यहां तक का मामला क्लियर है आप लोगों का? ठीक है। अगली कंडीशन हमारे पास दे रखी है, जिस पर्सन को ब्लू कलर पसंद है। देखो आपके पास इंफॉर्मेशन दे रखी है, जिस पर्सन को ब्लू कलर पसंद है उसका नाम ई नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ ई के सामने भी कौन सा कलर नहीं आएगा, ब्लू कलर नहीं आएगा। तो ये लो ई के सामने भी ब्लू कलर नहीं आएगा। तो देखो एक बात बताओ, ब्लू का रेस्ट्रिक्शन एक तो एच के साथ हो गया, एक ब्लू का रेस्ट्रिक्शन किसके साथ हो गया, ई के साथ हो गया। अब आपसे बोला है एफ को रेड कलर, सॉरी एफ को रेड कलर पसंद है, एफ के सामने कौन सा कलर फिक्स होगा, रेड फिक्स होगा। तो मैं कह सकता हूँ एफ के सामने कौन सा कलर फिक्स कर सकते हैं, रेड। अब एक बात बताओ मुझे, आपके पास कंडीशन है कि जो डब्लू और ब्लैक और यू और ब्लू आ सकता है वो वहीं पे आ सकता है जहां पे एक साथ दो कंडीशन खाली है, एक तो बैंक की भी कंडीशन खाली हो और एक कलर की भी कंडीशन खाली हो। तो मैं कह सकता हूँ यू और ब्लू की और डब्लू और ब्लैक की कंडीशन या तो सी के सामने बन सकती है, या फिर ई के सामने बन सकती है, या फिर एच के सामने बन सकती है। इसके अलावा और कहीं पे दो कंडीशन एक साथ खाली है क्या, एक से अलावा और कहीं पे दो कंडीशन खाली नहीं है। लेकिन आपको पता है एच के सामने ब्लू आ नहीं सकता, मना कर रखा है, ई के सामने ब्लू आ नहीं सकता, मना कर रखा है, और कहीं पे ब्लू की कंडीशन बन नहीं सकती। एफ के सामने रेड बैठा हुआ है, जी के सामने पर्पल बैठा हुआ है, डी के सामने यदि ब्लू रखोगे तो ब्लू वाले को तो यू बैंक में काम करना है, तो इसके सामने यू नहीं आ सकता। तो मैं कह सकता हूँ ब्लू के लिए और यू के लिए हमारे पास एक ही जगह खाली है, किसके सामने, सी के सामने। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे किसको रख दूं मैं, यू को। और आपको पता है यहाँ पे कौन सा कलर फिक्स हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे यू और ब्लू कैसे फिक्स हुआ, समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है। अगली कंडीशन हमारे पास दे रखी है, अगली कंडीशन हमारे पास है ई को ग्रीन कलर पसंद है। देखो ई के सामने क्या फिक्स हो जाएगा, ग्रीन। तो मैं कह सकता हूँ जहां पे ई आएगा ई के सामने क्या फिक्स हो जाएगा तुम्हारा, ग्रीन फिक्स हो जाएगा। ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, ई के सामने तो फिक्स हो गया है ग्रीन, एफ के सामने फिक्स हो गया है रेड, और जी के सामने क्या फिक्स हो गया है, पर्पल। अब आपको पता है डब्लू और ब्लैक भी वहीं पे आ सकता है जहां पे एक साथ दो कंडीशन खाली है। और एक साथ दो कंडीशन अब सिर्फ किसके सामने खाली है, एच के सामने। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे डब्लू फिक्स हो गया, और यहाँ पे कौन सा कलर फिक्स हो गया है, ब्लैक कलर फिक्स हो गया है। सबसे पहले आप ये देखो कलर कितने फिक्स हो गए तुम्हारे, एक दो तीन चार पांच छह, कलर कितने फिक्स हो गए, छह। अब एक कलर तो तुम्हें रखना है डी के सामने, और एक कलर हमारे पास किसके सामने, ए के सामने। ठीक है ना, एक तो हमारे पास बच गया है डी के सामने, और एक किसके सामने, ए के सामने। मान लो आपसे बोला है कि जो बैंक आर में काम करता है ना उसको वॉयलेट कलर पसंद नहीं है। अब एक बार तो आर बैंक में कौन काम कर रहा है, ए काम कर रहा है, उसके सामने कौन सा बैंक नहीं आ सकता, उसके सामने कौन सा कलर नहीं आ सकता, वॉयलेट। तो मैं कह सकता हूँ यदि आर के सामने वॉयलेट आ नहीं सकता और ये छह आर के सामने आ नहीं सकते, तो मैं कह सकता हूँ आर के सामने से सात का रेस्ट्रिक्शन हो गया। तो आर के सामने जो कलर बचा हुआ है वही आर के सामने आ सकता है। तो बताओ इन सब में से कौन सा कलर बचा हुआ है, ऑरेंज। तो मैं कह सकता हूँ आर के सामने कौन सा कलर फिक्स हो गया है, ऑरेंज। और जैसे ही ऑरेंज यहाँ पे फिक्स हो गया तो मैं कह सकता हूँ डी के सामने क्या फिक्स हो जाएगा, वॉयलेट। ठीक है ना, डी के सामने क्या फिक्स हो जाएगा, वॉयलेट। मैं कह सकता हूँ कलर तो तुम्हारे सारे के सारे क्या हो गए, सेट हो गए। भैया कलर तुम्हारे सारे के सारे कैसे सेट हुए, ये चीज समझ में आ गई तुम्हारे? ठीक है। अगली कंडीशन हमारे पास दे रखी है कि जिस पर्सन को ग्रीन कलर पसंद है वो बैंक टी में काम नहीं करता है। एक बात बताओ, जिस पर्सन को ग्रीन कलर पसंद है वो कौन सी बैंक में काम नहीं करता, टी में काम नहीं करता है। तो मैं कह सकता हूँ ग्रीन कलर किसको पसंद है, ए को। तो मैं कह सकता हूँ ई के सामने कौन नहीं आ सकता, टी नहीं आ सकता। और मैं आपसे ये कह सकता हूँ जी टी बैंक में काम करता नहीं। अब एक बात तो टी ना तो ई के सामने आ सकता है और ना ही टी किसके सामने आ सकता है, जी के सामने आ सकता है। तो टी के लिए सिर्फ एक ही जगह खाली है, टी किसके सामने आएगा, एफ के सामने। ये लो टी किसके सामने फिक्स हो गया है, एफ के सामने। लास्ट इंफॉर्मेशन मान लो हमें दे रखी है कि एक और इंफॉर्मेशन मान लो कि पर्पल कलर वाला बैंक, कौन सा बैंक बच गया, क्यू। देखो पर्पल कलर वाला बैंक क्यू में काम नहीं करता, तो बताओ पर्पल के सामने कौन सा बैंक नहीं आ सकता, क्यू नहीं आ सकता। तो क्यू किसके सामने आ जाएगा, ए के सामने। एक और बैंक बच गया कौन सा,
एस, तो मैं कह सकता हूँ एस कहाँ पे फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे। ये आपकी इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, कंप्लीट। लेकिन ध्यान रखना ये इन्फॉर्मेशन ऐसे कंप्लीट नहीं हुई, अब आपसे 2 3 4 क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, और हमें 2 3 4 क्वेश्चंस के क्या देने हैं, आंसर देने हैं, ठीक है ना। मान लो आपसे बोलेगा आर में कौन काम करता है, आर में कौन काम करेगा, इस तरीके से आपसे 4 5 क्वेश्चन पूछेगा, कल बात